हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स का कोर्स जो कि टारगेट कर रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को। यहाँ आपके मैराथन लेक्चर्स लिए जाएंगे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड लाइव मॉक टेस्ट होंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे और इस पूरे कोर्स को अवेल करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो GS1 में एंशिएंट हिस्ट्री में से वी विल बी स्टडिंग अबाउट थमीरा बर्नी सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन क्यों न्यूज़ में है और ये क्या है, इसको देखेंगे। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से उड़ान स्कीम के बारे में समझेंगे और केरला की एक नई बिल आई है, ड्राफ्ट बिल है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए है। तो इसमें क्या थोड़े से कंट्रोवर्शियल प्रोविजन हैं, इसको देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में से ब्रिक्स इंट्रा अफगान डायलॉग। तो ब्रिक्स के बारे में हम कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग साइन हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सोशल जस्टिस में से मैरिटल रेप, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एडिटोरियल और बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें, एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव एडिटोरियल आप कह सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। GS3 में डिफेंस में से C295 एयरक्राफ्ट को डिस्कस करेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट अ प्रोसेस। अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी गोल के लिए, तो ये समझ के चलिए कि ये एक दिन का काम नहीं है और जो आप लोगों का सक्सेस का थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा ऊंचा है, तो वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा एंड इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। ओके, तो ये कोई प्रोसेस, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, जो कि आप लोग कर ही रहे हो। तो इसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे एंड आज का पहला आर्टिकल लेते हैं। ब्रिक्स सीक इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग। तो ब्रिक्स के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्पॉर्टेंट। और जो मैंने पहले मिसलेनियस एक मैराथन लेक्चर लिया था, जिस करंट अफेयर कोर्स का मैं बता रही थी आपको, इस मिसलेनियस जो सेशन था, इसमें कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसमें से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी थी। आज इसका एक डाउट सेशन होने वाला है रात में 8 बजे। अगर आप लोग चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रिक्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी देखेंगे और इंट्रा अफगान डायलॉग क्या साइन हुआ है इसके बारे में भी देखेंगे। पहले ब्रिक्स समझते हैं। तो देखो, ब्रिक्स जैसा कि नाम है, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं और इन सभी कंट्रीज के नाम के इनिशियल यहाँ पे है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I इज फॉर इंडिया, C इज फॉर चाइना एंड S इज फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज की एक ग्रुप है, इमर्जिंग इकोनॉमीज का, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन का और इकोनॉमी का जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का शेयर जो है ये 5 कंट्रीज में से आता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सिंस इंडिया इसकी मेंबर है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो, ये 2009 में स्टैब्लिश हुई थी। ग्लोबल साउथ को ये रिप्रेजेंट करती है। देखो, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की जब मैं बात करती हूँ, तो ऐसा नहीं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं वो ग्लोबल साउथ नॉर्थ हो गए और जो सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं वो ग्लोबल साउथ हो गए। ऐसा नहीं होता है। ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? ग्लोबल नॉर्थ से हम डिनोट करते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड को, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज को, और ग्लोबल साउथ से हम डिनोट करते हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ को ये रिप्रेजेंट करता है और 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। मेंबर्स इसके मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो, अभी जो है इसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। रोटेटिंग बेसिस पे इसकी चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप आती है। अभी ये जो चेयर है वो अभी इंडिया होल्ड कर रहा है 2021 की। ठीक है, 13 समिट भी हो चुकी थी, जिसका जो टाइटल था, जिसकी जो थीम थी वो था ब्रिक्स एट 15। ठीक है, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर द कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये इसका थीम थी। अभी इसके कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इसके अंदर ही आती हैं, जो जैसे कि 2 कंपोनेंट्स हैं जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को देखते हैं ब्रिक्स के। एक तो है NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और एक है कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो ये 2 जो है ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो ब्रिक्स को मेंटेन करते हैं। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक और एक है कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ओके, अब बात करते हैं न्यूज़ क्या है। देखो, ब्रिक्स जो है ये ब्रिक्स समिट हुई अभी। ठीक है, एक वर्चुअल समिट हुई थी जिसमें कि सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इसमें एक काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया गया है, जिसको हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी कह रहे हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंतर्गत ही काफ़ी सारी चीज़ें को अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि एक तो काउंटर टेररिज्म का प्लान, दूसरा कि हमको अफगानिस्तान के आसपास टेररिज्म को नहीं फैलने देना है, ये चीज़ें, तालिबान को
हमको टेररिस्ट एक्टिविटीज से प्रिवेंट करना है, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करना है, एफर्ट्स करना है, ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद माइग्रेशन जो हो रहा है वहाँ पे, माइग्रेटरी जो लोग हैं, ठीक है, जो माइग्रेट करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करनी है, ठीक है, तालिबान से बचने के लिए, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया था। और मेनली अफगानिस्तान के इशू ने ही यहाँ पे इस पूरी समिट में डोमिनेट किया है, अफगानिस्तान के इशू के बारे में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे चर्चा हुई है, ठीक है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई कि जो हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन बनाने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। और ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ना सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है कि हमें जो अफगानिस्तान की विमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी रक्षा करनी है, उनके राइट्स को अपहोल्ड करना है। इस तरह से हमें जियोपॉलिटिक्स को अपनी टर्न करना होगा और इस तरह से हमें एफर्ट्स लगाने होंगे अफगानिस्तान और इस रीजन में पीस इंश्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा इशू था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आपको ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में बताना था, इसीलिए मैंने ये इशू लिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिविल पीस, लॉ एंड ऑर्डर और स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए है इस रीजन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये एक आर्टिकल है, थमीरा बर्नी सिविलाइजेशन 3200 ईयर्स ओल्ड। तो देखो थमीरा बर्नी सिविलाइजेशन, ये जो सिविलाइजेशन है बेसिकली, थमीरा बर्नी क्या है, एक रिवर का नाम है थमीरा बर्नी, ठीक है। थमीरा बर्नी एक रिवर का नाम है जो कि तमिलनाडु में फ्लो करती है मेजरली, ठीक है। केरला से इसका ओरिजिन होता है, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। अगस्त्य हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, अगस्त्य हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट में है, इधर से इनका ओरिजिन होता है, इस रिवर का ओरिजिन होता है और ये केरला से फ्लो करती हुई तमिलनाडु में जाती है। मेनली तिरुनेलवेली और थुट्टुकोडी डिस्ट्रिक्ट्स इस रिवर के ऊपर ही पड़ते हैं, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार में इसका माउथ आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉल कहाँ करती है, गल्फ ऑफ मन्नार में करती है। दो डिस्ट्रिक्ट्स इसके ऊपर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थुट्टुकोडी और तिरुनेलवेली, ठीक है, तमिलनाडु के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब इसी को लेकर यहाँ पे थमीरा बर्नी सिविलाइजेशन को लेकर एक स्टडी सामने आई है, कार्बन डेटिंग करवाई गई, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस सिविलाइजेशन की कार्बन डेटिंग कराई, जो भी यहाँ से साक्ष्य मिले, एविडेंसेस मिले, उसके बेसिस पे यहाँ कार्बन डेटिंग कराई गई कि पता करे कि कितनी पुरानी सिविलाइजेशन थी। तो पता चला 3200 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए ही एक पोरूनल म्यूजियम बनाने की बात कर रहे हैं। देखो पोरूनल जो है ना, ये इस रिवर का दूसरा नाम है पोरूनल, थमीरा बर्नी रिवर का ही दूसरा नाम है पोरूनल, ठीक है। तो इधर एक म्यूजियम बनाने की बात चल रही है इस थमीरा बर्नी सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता हुआ, और यहाँ पे 15 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट थमीरा बर्नी सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये पोरूनाई रिवर है, ठीक है। पोरूनाई रिवर जो है इसके ऊपर, थमीरा बर्नी रिवर के ऊपर ये सिविलाइजेशन पाई गई थी 3200 ईयर्स पहले, और स्टेट गवर्नमेंट ये कोशिश करी अलग अलग एजेंसीज को इन्वॉल्व करके कि इसकी जो लिंक्स थी बाहर के देशों के साथ वो इस्टेब्लिश की जा सके। जैसे कि यहाँ पे बात चल रही है कि ये जो है चेरा किंगडम के रूलर्स से इनको लिंक करने की कोशिश की जाएगी कि क्या चेरा किंगडम से ये रिलेटेड था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आसपास की कंट्रीज हैं, जैसे कि यहाँ पे वेंगी जो है आंध्र प्रदेश में, ये स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वेंगी, इसके साथ कर्नाटक और उड़ीसा के भी कुछ रीजन्स हैं जहां से इसको लिंक करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, ओमान, इनकी कुछ रीजन्स हैं जहां से इसको लिंक करने की कोशिश की जाएगी कि क्या थमीरा बर्नी सिविलाइजेशन जो थी इन सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड करती थी या नहीं करती थी। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इन सब के साथ यहाँ पे लिंक निकालने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राजेंद्र चोला जो यहाँ के किंग थे, उन्होंने इन रीजन्स के ऊपर भी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की थी, तो हो सकता है कि यहाँ से थमीरा बर्नी सिविलाइजेशन का कुछ लिंकअप हो, ठीक है। और साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में जो कॉन्टैक्ट्स स्टैब्लिश हुए थे, ये भी पता चला है कि 600 to 700 BC के आसपास ये लिंक्स एस्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। तो ये थमीरा बर्नी सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि किस रिवर के ऊपर आती है, कौन से रीजन में आती है, किस किस रीजन से इसका लिंक हो सकता है, और थोड़ा बहुत टाइमलाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये पिक्चर मैंने यहाँ क्यों लगाई है, ये एक स्वीट की पिक्चर है, ठीक है, जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, इसको GI टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। ये एक स्वीट है, इसका नाम है कोविलपट्टी कड़लई, ठीक है। ये कोविलपट्टी कड़लई मैंने यहाँ पे क्यों इसकी इमेज रखी है, ये इसलिए रखी है मैंने क्योंकि ये जो मिठाई बनती है ना, ये इसको यहाँ का GI टैग मिला हुआ है तमिलनाडु का, और ये बनती है जैगरी यानी कि गुड़ और नट्स से, ठीक है, ग्राउंड नट से ये बनती है। लेकिन इसका GI टैग स्पेशली मिला हुआ है क्योंकि इसमें एक पानी यूज होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ पानी यूज होता है, वाटर यूज होता है, वो एक रिवर से आता है जिसका नाम है थमीरा बर्नी। तो इसी रिवर से इस
मिठाई के लिए जो पानी आता है वो इसी रिवर से आता है और इसी रिवर के पानी से इस मिठाई का जो टेस्ट होता है वो इंडिकेट होता है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई हैजंट मैरिटल रेप बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया येट। तो ये एक एडिटोरियल है, बात करता है मैरिटल रेप्स की। ठीक है, जो कि एक ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव और बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है हमारे इंडिया में। तो इधर फैक्ट्स की कुछ बात करें तो देखो, यूएन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग इंडिया में 2/3 of the married women in India aged 15 to 49 have been beaten or forced to provide sex regardless of their socio-economic position। तो चाहे फिर वो वुमेन किसी भी सोशो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती हो, सोशो इकोनॉमिक पोजीशन से हो, लेकिन 2/3 ऐसी वुमेन है, मैरिड वुमेन है इंडिया में जो फोर्सफुली जिनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की गई है। ठीक है, यानी कि फोर्सफुली एक तरह से उनके साथ मैरिटल रेप हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और सर्वे था, इंटरनेशनल मेन एंड जेंडर इक्वालिटी सर्वे के अकॉर्डिंग 2011 का सेंसस है ये। ठीक है, 2011 का सर्वे है, 1 in 5 men have forced his wife और पार्टनर टू हैव सेक्स। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रेशो है। ठीक है, उसके बाद ओवर 104 कंट्रीज हैव क्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप, लेकिन फिर भी इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना ने अभी तक मैरिटल रेप को यहाँ पे क्रिमिनलाइज नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अगर आप मेंस के आंसर्स में कोट करना चाहते हो तो। ठीक है, कल भी मुझसे किसी ने पूछा था कि कितना नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ नोट्स आप कैसे बनाइए न्यूज़पेपर के। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी है हमारे चैनल पे, सिद्धार्थ सर ने लिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो नोट्स कैसे बनाने हैं देखो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। एडिटोरियल्स जो होते हैं ना, एडिटोरियल्स के आप पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, वैसे ही आप यहाँ पे एडिटोरियल्स के पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो न्यूज़ हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं उसको आप अलग से नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आप उसको यहाँ से ही रिवाइज कर सकते हैं डायरेक्टली पीडीएफ से। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप बहुत सारे नोट्स तो बना लोगे लेकिन रिवाइज करने में बहुत मुश्किल होती है उन नोट्स को, और फिर वो नोट्स बने के बने रह जाते हैं, कोई काम नहीं आते, आखिर में रिवाइज नहीं कर पाओगे तो किसी काम के नहीं नोट्स। ठीक है, तो पीडीएफ से इनको देखो, और जो न्यूज़ ऐसी है जिसका अभी तक डिस्कशन चल रहा है, जो अभी तक किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, किसी जिसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है, जिसके लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, उनको सिर्फ मैं आपको बताती हूँ सो दैट आपको वो न्यूज़ पता हो। ठीक है, आप उसको फॉलो करते रहो और जब डिसीजन आए उसका फाइनल, तब आपको ऐसा ना लगे कि ये न्यूज़ कहाँ से आ गई। ठीक है, तो इसको बस फॉलो करने के लिए, ऐसी न्यूज़ सिर्फ फॉलो करनी है, इसके कहीं से नोट्स नहीं बनाने। ठीक है, ओके चलो अब इस एडिटोरियल पे आते हैं वापस से। तो हम बात कर रहे थे मैरिटल रेप्स की। तो देखो यहाँ पे इंडिया में सेक्शन 375 जो है आईपीसी का, ये गवर्न करता है रेप से रिगार्डिंग जो भी क्राइम्स होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें रेप्स को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे बात की गई है कि अगर कोई भी पर्सन को किसी भी पर्सन के साथ अगर उसके कंसेंट के खिलाफ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो वो रेप के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है मैरिटल रेप। अब मैरिटल रेप में भी क्या, देखो इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन, कोई भी मेल अगर अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त होता है, ठीक है, फोर्सफुली, और अगर उसकी वाइफ 18 ईयर्स से कम की एज में है तो उसको रेप में काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 18 ईयर्स से बड़ी है, कोई जो वाइफ है जो इसकी एज अगर 18 ईयर्स से ज़्यादा है, तो इट विल नॉट बी काउंटेड इन रेप। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई है सेक्शन 375 में। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। ठीक है, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग रूलिंग्स की भी बात की गई है, जैसे कि कुछ हाई कोर्ट्स ने अभी रिसेंटली, देखो कुछ हाई कोर्ट्स, मेजरली जो हाई कोर्ट्स हैं वो मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। वो कहती हैं कि यहाँ पे मैरिटल रेप कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ कुछ हाई कोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि मैरिटल रेप को डाइवोर्स का एक लेजिबल ग्राउंड माना जा सकता है, एक लीगल ग्राउंड माना जा सकता है डाइवोर्स का मैरिटल रेप को डाइवोर्स का एक लीगल ग्राउंड माना जा सकता है। तो यहाँ पे आप दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई ना, एक तरफ तो आप मैरिटल रेप को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ आप रिकॉग्नाइज करके उसको डाइवोर्स का ग्राउंड भी बना रहे हो। तो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये डिपेंड करता है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे जीएस वर्मा कमेटी जो बनी थी आफ्टर निर्भया, जो निर्भया इंसिडेंट हुआ था 2012 में, उसके बाद जीएस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, और इसमें इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि मैरिटल रेप्स को रिकॉग्नाइज करने की और पीनलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे पीनलाइज करने की जरूरत है, जीएस वर्मा कमेटी ने कहा था, लेकिन फिर भी आज तक इस रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया गया है। अब इसमें बात करते हैं कि आईपीसी के काफ़ी सारे लेक्यूनाज हैं जिसके कारण मैरिटल रेप्स अभी तक बचे हुए हैं। ठीक है, अभी तक इसको पिनलाइज नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? देखो आईपीसी का जो सेक्शन 375 है जो रेप्स को डिफाइन करता है, रेप्स को यहाँ पे पिनलाइज करता है,
इसकी जो डेफिनेशन दी गई है रेप्स की बहुत ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है मैरिटल रेप का, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज, एक तो देखो डेफिनेशन काफी ब्रॉड है रेप की, और दूसरी चीज यहाँ पे कंसेंट का एक बहुत बड़ा इशू है कि जहाँ पे भी कंसेंट नहीं है वहां पे रेप आ जाता है, ठीक है, कंसिडरेशन में। लेकिन इस कंसेंट को मैरिटल रेप्स के केस में इररेलेवेंट मान लिया गया है, ठीक है। मतलब ये कहा गया है कि मैरिड वुमेन जो है उसका कंसेंट ही यहाँ पे इररेलेवेंट मान लिया गया है। यहाँ पे एक लीगल फिक्शन मान लिया गया है, एक अजम्पशन मान लिया गया है, लीगल लॉज के थ्रू भी लॉज ने एक अजम्पशन कर लिया है अपने हिसाब से कि यहाँ पे जो मैरिड वुमेन है उनका कोई कंसेंट मायने नहीं रखता, ठीक है। अगर वो मैरिड वुमेन है तो वाई शी विल बी नॉट रेडी टू हैव सेक्सुअल एक्टिविटी विथ हर हस्बैंड, ठीक है। तो ये चीज मान ली गई है, तो ये एक गलत लीगल फिक्शन मान लिया गया है, ये इसका सबसे बड़ा लैक्यूना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्रूएलिटी की तरह इसको माना गया है, लेकिन रेप की तरह इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। यानी कि अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी आपके साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन होता है आपका, ठीक है, आपको फिजिकल इंजरीज पहुंचाई जाती हैं, तो ये आप क्रूएलिटी में यहाँ पे आप फाइल कर सकते हो इसके अगेंस्ट केस, ठीक है। लेकिन इसको आप रेप की तरह यहाँ पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। इसको जो ऑफेंस हो रहा है उस ऑफेंस को छोड़ के बाकी सारे केसेस यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन वो ऑफेंस यहाँ नहीं लगता, ठीक है। इसमें देखो कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस मैरिटल रेप के ऊपर जो रिकॉग्निशन नहीं देती थी लॉज, उनको हटा दिया गया है। अब कई सारी कंट्रीज हमने देखा भी, 140 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पे मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करके क्रिमिनलाइज किया गया है, ठीक है। बाकी कंट्रीज जैसे हमारी कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे अभी तक मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। अच्छा, जब मैं बोलती हूँ रिकॉग्नाइज किया गया है या नहीं किया गया है, इसका मतलब है मैं क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि मैरिटल रेप्स को अभी तक हमारे देश में क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखो मैंने बताया आपको कि मैरिटल रेप अगर होता है तो यहाँ पे अगर आपको फिजिकल इंजरीज होती हैं तो आप इसको क्रूएलिटी का ग्राउंड मान सकते हो, आप इसको डाइवोर्स का ग्राउंड मान सकते हो। इवन पर्सनल लॉज जो होते हैं उसमें इसको डाइवोर्स का ग्राउंड भी माना गया है, लेकिन फिर भी हमारे जो लॉज हैं आईपीसी वगैरह में इसको रेप की तरह रिकॉग्नाइज या क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। इसके अलावा पार्लियामेंट के इंटरवेंशन की यहाँ ज़रूरत है। देखो जुडिशरी अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट को भी अपना इंटरवेंशन देने की ज़रूरत है। यहाँ पे पार्लियामेंट इसीलिए भी अपने लॉज यहाँ पे नहीं बना रही है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस। पार्लियामेंट यानी कि जो भी बॉडी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी अभी रूलिंग में है, वो इसीलिए भी इसका लॉ बनाने से कतरा रही है क्योंकि उनको डर है कि यहाँ पे उनको पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज उनके लिए अच्छे नहीं होंगे इसके लेकर, ठीक है। तो इससे डर रहे हैं शायद पार्लियामेंट के इंटरवेंशन करने से लिए। फिर यहाँ पे आर्टिकल 142 की बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे चांस तो था, कई बार चांस था कि वो मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज कर सके, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। तो हमें यहाँ पे सेक्शन 377 में जो हमने किया था उससे सीख लेने की जरूरत है। सेक्शन 377 को कई सालों बाद ही सही लेकिन हमने हटाया, ठीक है, हमने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, ठीक है, इसको स्क्रैप किया, ठीक है। हमको पता था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट मॉरल ग्राउंड्स, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स है, तो इसको हमने स्क्रैप किया। उसी तरह अब हमें यहाँ पे मैरिटल रेप्स को भी क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अपने जो डिसीजन हैं, अपने जजमेंट्स को माइनर्स तक रेस्ट्रिक्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर 18 ईयर्स से कम की फीमेल है और अगर आप उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लिप्त पाए जाते हो, उसके साथ अगर आप फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत तो यहाँ पे चार्ज किया जाएगा ही, साथ में आपको यहाँ पे मैरिटल रेप भी यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आप मैरिड हो तो उससे, ठीक है। वैसे तो मैरिज इलीगल ही हो गई अगर 18 ईयर्स से कम है अगर लड़की की एज, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है पैरिटी का। पैरिटी यानी कि इक्वालिटी का क्वेश्चन भी आता है। एक तरफ आप 18 ईयर्स से अगर कम एज की कोई लड़की है उसके साथ आप उसको ये राइट्स देते हो कि वो यहाँ पे एज अ रेप यहाँ पे रजिस्टर कर सके जो भी उसके साथ हुआ है, लेकिन जो 18 ईयर्स से ज़्यादा अगर किसी लड़की की एज है तो आप उसके कंसेंट को इररिलेवेंट मान देते हो, तो ये एक गलत चीज़ है, यहाँ पे इक्वालिटी इंश्योर नहीं हो पा रही। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है उसकी जो सैंक्टिटी है उसको खत्म कर देगा अगर मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो यहाँ पे मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो खतरे में आ जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि कोई अगर इंस्टीट्यूशन इतना वीक है तो फिर उसका
तो फिर क्या उसके लिए हम जो राइट्स हैं किसी भी इंडिविजुअल को उसको जाने दें? ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इशू है कि क्या किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या किसी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से चलता है? ये चीज़ कही है यहाँ पे ऑथर ने कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी ऑथर को नहीं मानता, किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन मानता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, ऑफ द सिटीजन्स, उनकी लिबर्टी को, उनकी बॉडीली इंटीग्रिटी को, इसको मानता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं चलता कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को ना देखते हुए इंडिविजुअल की बॉडीली इंटीग्रिटी, इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी की बात को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मैरिज की सैंक्टिटी को तो यहाँ पे हिंडर करेगा ही, साथ में ये हस्बैंड्स के ऊपर विच हंटिंग हो जाएगी, जो इसका मिसयूज काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ विमेन इसका मिसयूज करने लगेंगी। तो देखिए मिसयूज काफ़ी सारे लॉज का होता है, आप इसमें कोशिश कीजिए कि आप इसको प्रॉपरली इवेल्युएट करके इसके ऊपर लॉ बनाइए। ऐसा नहीं कि इसका मिसयूज हो सकता है तो इसके ऊपर लॉज ही ना बनाए, ठीक है। तो क्योंकि मिसयूज कई सारी चीज़ों का और भी होता है, लेकिन हम इसको इवेल्युएट करते हैं, उसकी लेक्यूनास को हटाते हैं और उसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाते हैं उस लॉ को, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस डर से, मिसयूज के डर से लॉ ही ना बनाएं, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो मैरिड वुमेन की राइट्स की अगर बात करें तो मैरिड वुमेन को कुछ राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं अगर हम हमारी सोसाइटी की बात करें तो, ठीक है। उनके पास कोई राइट नहीं है कि क्या वो अपने हस्बैंड्स के ऊपर अपना कंसेंट भी, अपना ओपिनियन भी जता सकती हैं, इसका भी उनके पास राइट नहीं है। ये चीज़ कही गई है इस आर्टिकल में। इसके अलावा देखो रेप वायलेंस और एक रिलेशनशिप जो है विक्टिम एंड परपेट्रेटर के बीच में, इसमें एक सिंक देखा गया है। देखो जो रेप हो रहा है फोकस इस पे से हट के ये देखा जा रहा है कि रिलेशनशिप क्या है, जो विक्टिम है और जो परपेट्रेटर है जिसने क्राइम किया है उनके बीच में रिलेशन क्या है, इस पे स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। रेप जो मेन ऑफेंस है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हम, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है और जो बहुत वैलिड पॉइंट है वो ये भी है कि हम जब पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं, जब चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए ये एक्ट आता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है ये। इसके अंतर्गत तो हम नहीं देखते कि जो परपेट्रेटर है, जो क्रिमिनल है वो उसी फैमिली का मेंबर है या नहीं। देखो बहुत सारे जो केसेस होते हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस के होते हैं, चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें देखा जाता है कि जो परपेट्रेटर है, जो जिसने क्राइम किया है, वो कोई फैमिली का ही मेंबर है, ठीक है। तो आप इस केस में तो नहीं देखते कि यहाँ पे कोई फैमिली का मेंबर ही है तो इसको हम यहाँ पे माने ही ना, ठीक है, इसमें कंसेंट की बात ही ना करें। तो फिर आप इस केस में क्यों देखते हैं? मैरिटल रेप में भी आपको नहीं देखना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या है। जब आप पॉक्सो एक्ट को इंप्लीमेंट करने में ये नहीं देखते तो यहाँ पे भी आपको नहीं देखना चाहिए और इसके लिए आपको क्रिमिनलाइज करना चाहिए लोगों को, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 की बात की गई है राइट टू इक्वालिटी की। आर्टिकल 21 की बात की गई है राइट टू लाइफ की विथ डिग्निटी, ठीक है। तो राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी में राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी भी आता है। तो यहाँ पे ये दोनों राइट्स यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं अगर आप मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज नहीं करते हैं तो। इसके बाद रिपोर्टिंग में यहाँ पे काफ़ी सारे हर्डल्स देखने को मिलते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग हो ही नहीं पाती क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ज़रूरत है सोसाइटल चेंज की, माइंडसेट में चेंज लाने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे इशू सिर्फ पेट्रियार्की नहीं है, पेट्रियार्की के बियॉन्ड चला गया है अब ये इशू। यहाँ पे मैरिज की सैंक्टिटी को यहाँ पे हमने सामने ला दिया है, पावर स्ट्रक्चर को हमने सामने लेके आ गए हैं हम। ये बताता है कि हमारी सोसाइटी जो है एक पावर स्ट्रक्चर चलता है यहाँ पे। कुछ लोग जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, कुछ लोग हैं जो जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। और वो ये जो होता है ये सब होता है जेंडर और कास्ट के बेसिस पे मेनली इन इंडिया, ठीक है। तो हमें इन इश्यूज को टैकल करने की ज़रूरत है। जो ब्रॉडर इश्यूज है ना, जब हम उनको टैकल करते हैं, जो छोटे इश्यूज हैं वो भी साथ में टैकल हो जाते हैं। छोटे इशू से मेरा मतलब है कोई स्पेसिफिक इशू, ठीक है। जैसे मैरिटल रेप जो है ये एक स्पेसिफिक इशू है और जेंडर और कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक ब्रॉडर इशू है। तो अगर हम इनको यहाँ पे टैकल कर लेते हैं, इनको एड्रेस कर लेते हैं तो ये स्पेसिफिक इश्यूज भी एड्रेस होना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग मेंस का। द नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया इज ड्रेडफुल स्लर ऑन डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन। कमेंट। तो नॉन क्रिमिनलाइजेशन जो है मैरिटल रेप का, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स जो है वुमेन के उसको कर्ब कर रहा है, उसको यहाँ पे सप्रेस कर रहा है। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है इन 150 वर्ड्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन द पीयर इवेल्युएशन ग्रुप, ठीक है। तो आप देखो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी आंसर्स हो सकें उनको यहाँ पे रिव्यू कर दूँ, जितना भी हो सके उतना मैं रिव्यू करती हूँ। लेकिन अगर आप पीयर इवेल्युएशन वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसमें डालोगे तो आप लोग एक दूसरे के आंसर्स को भी इवेल्युएट कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, अगर आप इसको डालना चाहो इधर तो आप डाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है C295 इंडक्शन। तो देखो
C295 क्या है, एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और ये एयरक्राफ्ट जो है हम स्पेन से लेने वाले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक एवरोस एयरक्राफ्ट है अभी तक हमारे पास, इनको ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। और C295 जो एयरक्राफ्ट इंडक्ट होंगे, इसमें है लगभग हम 54 एयरक्राफ्ट को यहाँ से लेने वाले हैं स्पेन से। इसको कैसे लेने वाले हैं, 14 तो हम डायरेक्टली लेंगे स्पेन से, और जो 40 एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है। इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो यहाँ से स्पेन से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवा के इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर कराएंगे, ठीक है। तो ये पूरा इशू है मेनली, ठीक है। 16 एयरक्राफ्ट जो है, सॉरी 54 नहीं 56 है, और 16 एयरक्राफ्ट जो है वो स्पेन से लेंगे, 40 को हम यहीं मैन्युफैक्चर करेंगे। और ये पहला प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके हम किसी ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट को बना रहे हैं, और वो भी थ्रू अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी ये बनाएगी, एंड दैट टू विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 बिलियन। तो $3 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेन से हमने ये सब लिया है। तो देखो 10 साल का ये प्रोजेक्ट है, और 1960s में हमने एवरोस जो थे एयरक्राफ्ट, इनको इंडक्ट किया था। तो अब इनके रिप्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, इन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंजन है, ठीक है, जैसे PW127 इंजन इसमें लगेगा, इसमें इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, स्पेशली इस प्रोजेक्ट से हम यहाँ पे एक तो डिफेंस इकोसिस्टम डेवलप कर पाएंगे, दूसरा हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, तीसरा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और रेवेन्यू भी जनरेट होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये पूरा इशू था, छोटा सा इशू था, याद रखना, ठीक है। C295 क्या है, एक एयरक्राफ्ट है। आगे बात करते हैं उड़ान स्कीम की। तो देखो इस न्यूज़ में क्या है, तो देखो न्यूज़ ये है कि 50 मोर उड़ान रूट्स को यहाँ पे हम लाए हैं। देखो उड़ान 4.0 अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये उड़ान क्या है मैं बताऊंगी, इसका 4th फेज अभी चल रहा है, और इसमें 50 और ज़्यादा रूट्स की यहाँ पे बात की गई है। तो पहले देख लेते हैं स्कीम क्या थी। देखो स्कीम ये है कि उड़ान जो है, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इसमें बेसिकली सिविल एविएशन सेक्टर को बूस्ट देने की बात की गई है। वर्ल्ड की चीपेस्ट डोमेस्टिक एयर ट्रेवल स्कीम है, तो डोमेस्टिक एयर ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी 2017 में, ठीक है। और 2016 में ये नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी 2016 में, उसके अंतर्गत 2017 में इस स्कीम को लाया गया है, ठीक है। 3 इनिशियल फ्लाइट्स यहाँ पे आई थी, शिमला दिल्ली, कडप्पा हैदराबाद और नांदेड़ हैदराबाद। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है यहाँ से इस स्कीम के थ्रू करना क्या चाहती है, जो अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एरियाज हैं डोमेस्टिक एयर ट्रेवल के, उन रीजन्स में एयर स्ट्रिप्स और एयरपोर्ट्स बनाने की बात की गई है, ठीक है। तो एयर स्ट्रिप्स या एयरपोर्ट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो अनसर्व्ड हैं या अंडर सर्व्ड हैं, उनको रिवाइव करना है, और ऐसे एरियाज जहाँ पे ज़रूरत है डोमेस्टिक एयर ट्रेवल इंश्योर करने की, वहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने का काम करेंगे अंडर दिस स्कीम उड़ान, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि जो एयरक्राफ्ट के चार्जेस होंगे ना, उसको एक लिमिट लगा दी गई है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे 500 किलोमीटर के अगर आप कोई करते हो एयर ट्रेवल, तो इसके ऊपर एक लिमिट रहेगी कि इससे ज़्यादा महंगी टिकट नहीं हो सकती, 30 मिनट्स की जर्नी के ऊपर एक लिमिट होगी, इस तरह से काम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो इसकी फंडिंग होगी, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखो जो फंडिंग होगी दैट वुड बी डन बाय स्टेट एज वेल एज सेंटर, स्टेट और सेंटर दोनों इसकी फंडिंग करेंगे, और इसमें वायबिलिटी कैप फंडिंग के थ्रू भी यहाँ पे फंडिंग होगी इसकी। उड़ान 4.0 जो है ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, हिली रीजन्स और आइलैंड्स के ऊपर फोकस करेगी। इन रीजन्स में डोमेस्टिक एयर ट्रेवल को इंश्योर करने के लिए और ईजी बनाने के लिए काम करेंगे उड़ान 4.0 में, ठीक है। और इसमें हेलीकॉप्टर और सी प्लेन्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ एयरप्लेन्स को नहीं, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा अंडर उड़ान स्कीम, ठीक है, 4.0 में। अब देखो न्यूज़ क्या थी कि इसके अंतर्गत 50 नए उड़ान रूट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है, नए इनको प्लान किया जा रहा है, और 100 डेज के मिशन पे है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अभी। यहाँ पे कई सारे रीजन्स में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, कई सारे रीजन में एयर स्ट्रिप्स को रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है। और एयर सेवा 3.0 पोर्टल इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं रिगार्डिंग वट एवर इशू यू हैव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ATF है इसकी बात की गई है, जो टरबाइन फ्यूल होता है इसकी बात की गई है। इसके अलावा जो मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे इंश्योर करने की, उसका डेवलपमेंट इंश्योर करने की बात की गई है इंडिया में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है एयरक्राफ्ट के लिए, सिविल एविएशन में जो मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाने की बात की गई है अंडर दिस मिशन, ओके, जो सिविल एविएशन का मिशन है 100 डेज का, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो देखो ये लास्ट इशू है आज का,
केरला ने एक बिल पास किया है, ठीक है, केरला ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है केरला कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बिल, ठीक है। इस बिल में इन्होंने एक अप्रूवल मांगा है। इसमें क्या अप्रूवल मांगा है कि पुलिस जो है वो किसी भी पर्सन का कम्युनिकेशन को यहाँ पे सुन सकती है बिना किसी बड़े अप्रूवल के, और ये करना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को यहाँ पे कर्ब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन, कोई भी जो पुलिस ऑफिशियल है अबव द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अबव या इक्वल, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और उनके ऊपर के जो रैंक के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ऑथराइज कर सकते हैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन को 48 आवर्स में, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम की यहाँ पे संभावना है, अगर यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर किसी पर्सन की लाइफ को यहाँ पे डेंजर है, तो वो किसी की भी जो कॉलिंग है या फिर जो भी फोन कॉल हैं उनको टैप कर सकते हैं और उनको सुन सकते हैं कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई है। अब इसके ऊपर डिसीजन आए, लेकिन उससे पहले देखो अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। उससे रिगार्डिंग एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है 1885 का, ये गवर्न करता है टेलीफोन्स के वायरलेस, वायर्ड टेलीग्राफी, टेलीफोन, रेडियो और जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन होता है इन सबको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही अभी तक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है इनको सुनने का, इनके ऊपर मेंटेन करने का, ऑपरेट करने का, ठीक है। और ब्रिटिश राज में इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है, मतलब इन कम्युनिकेशंस को टैप किया जाता था, फोन कॉल्स को टैप किया जाता था, सो दैट रिबेलियंस को यहाँ पे कर्ब किया जा सके, क्वेल किया जा सके। और एक चीज मैं बता दूं, जो फोन टैपिंग है इसको राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट माना जाता है, जो आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये थे कल के क्वेश्चन हमारे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी के बारे में क्वेश्चन था, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट। तो ये सही था, इसमें अलग अलग स्टेट और सेंटर के टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया था, ठीक है। तो मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस करने वाला था, सही है, ठीक है। तो फर्स्ट तो सही हो गया, मतलब ये तो गया ऑप्शन। दूसरा, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो ये जब एक्सट्रीम वर्ड आ जाते हैं ना, ड्रास्टिकली रिड्यूस, तो ये तो गलत हो गया। एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी, तो एक टैक्स से कैसे इकोनॉमी एनॉर्मसली ग्रो हो जाएगी, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली 1, ठीक है। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक एंटिटी है, एक फंड है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट फंड है, और ये क्वासी सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। तो ये नीति आयोग का कुछ भी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको। इट इज अ कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़, नहीं, ये 40,000 करोड़ का एक कॉर्पस है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, नीदर 1 एंड नॉट 2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, आज के क्वेश्चन ये हैं। एक तो देखो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। परामितास टर्म क्या है ये बताना है आपको, फिर ये एक रूलर के बारे में, एक किंग के बारे में क्वेश्चन है, ये बताना है आपको, और ये आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज को मैच करना है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आर्ट एंड कल्चर के लिए। सो इनके आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।